आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की। मटेरियल कास्टिंग में इन्वेंट्री कंट्रोल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल किया क्यों जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। आप ये देखिए, लिखा है ट्रेड ऑफ किसके, बिटवीन स्टॉक आउट एंड ए ओवर स्टॉकिंग। स्टॉक आउट भी ना होने पाए और हम इतना भी स्टॉक ना खरीद के रख लें कि ओवर स्टॉकिंग हो जाए। अब स्टॉक आउट क्या है? सपोज करिए कि आपके पास में मटेरियल कम है और कोई मांगने चला है, कोई खरीदने चला है, मांगने नहीं कोई खरीदने आया। अब आप क्या करेंगे? या आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आप अपनी यूनिट को ही सप्लाई नहीं कर पाते हैं, रॉ मटेरियल की कमी हो जाती। ओवर स्टॉकिंग का मतलब है आपके पास अननेसेसरी सामान अतिरिक्त पड़ा हुआ। अगर अतिरिक्त सामान है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसको कैरी आउट करने के लिए भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम टॉपिक पढ़ते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ये इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करते हैं? तो ये देखना होता है कि कम से कम कितना रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको कितना रखना है, कितना एक बार में परचेज करना है। तो सबसे पहला टॉपिक इस पे जो लिखा है, री ऑर्डर स्टॉक लेवल। ये क्या है? कितना मटेरियल हमारे पास रहे कि हम सामान खरीदने के लिए चले जाएं। सबसे पहली बात ये है। यहाँ पर देखिए, तो आप एक बार मन में विचार करिए कि हमारे पास कितना सामान रहे कि हम खरीदने चले जाएं। सपोज करिए कि आप कोई काम करते हैं और उस काम में रोज रोज आपको उस काम में रोज रोज 4 यूनिट की जरूरत पड़ती है। 4 यूनिट की जरूरत पड़ती है, इतना मैक्सिमम पड़ती है। कभी कभी 2 ही यूनिट पड़ती, कभी 3 यूनिट पड़ती है। और जब आप अपना सामान खरीदने जाते हो, सामान के लिए ऑर्डर करते हो, तो ये आने में आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का समय लगता है। कम से कम मान लीजिए 2 दिन का समय लगता है, और भी कभी कभी मिडिल समय 3 डेज का लगता है। तो ये मैक्सिमम टाइम है। क्या? 5 डेज मैक्सिमम है। जब भी आप ऑर्डर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में तो चला ही आएगा। और अगर आप बहुत कंज्यूम करोगे तो 4 यूनिट का एक दिन में कंज्यूम करोगे। तो आप सोच करके देखिए कि आपको ऑर्डर कब कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि अब मेरे मन में विचार आए कि मान लो हम जो सामान का ऑर्डर कर रहे हैं वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर चल रहा है, मतलब उसकी यूज मैक्सिमम है, और आने में बहुत देर हो जाए, जो मैक्सिमम डिलीवरी का पीरियड लगता है। अगर इतना समय लग जाए तो हम हमारा बिजनेस बंद ना होने पाए, हमारी यूनिट बंद ना होने पाए, ये सोच करके हम री ऑर्डर का अपना स्टॉक लेवल सेट करते हैं। ये बात अगर समझ में आई है तो फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या समझा, एक बार फिर से समझते हैं कि जब हम ऑर्डर देते हैं तब से लेकर के वो आने में मैक्सिमम कितना समय लगेगा ये देख लीजिए, और एक दिन में आप मैक्सिमम कितना कंज्यूम करते हो ये देख लीजिए। अगर इस वो पांचों दिन, मान लीजिए वो 5 दिन है और 4 यूनिट एक दिन का है, तो 5 दिन इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20। तो मतलब जब हमारे पास 20 यूनिट बची रहे तभी हमको ऑर्डर कर ही देना चाहिए, उसके बाद नहीं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें एक और फार्मूला है, एक और तरीका है कि यहाँ पर एक मिनिमम स्टॉक लेवल बनाया गया। ये क्या होता है इस पर हम लोग अभी आगे डिस्कशन करेंगे। कि आपने एक मिनिमम स्टॉक लेवल डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ से ले लेते हैं कि एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, कि हमारा औसतन कितना कंज्यूम होता है और औसतन कितने समय में आ जाता है। ये फार्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम एवरेज, मिनिमम स्टॉक लेवल ऐड करना पड़ेगा। मतलब जब मिनिमम स्टॉक लेवल आप देख रहे हैं कि मान लीजिए 10 यूनिट है, एवरेज कंजम्पशन आपका 3 यूनिट है, और एवरेज डिलीवरी पीरियड 6 दिन है, तो 6 × 3 = 18, 18 और ये 10 कितना हो जाएगा? 28। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप दो तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो मैक्सिमम कंजम्पशन से ले लीजिए, दूसरा आप मिनिमम स्टॉक मेंटेन करते हैं तो एवरेज कंजम्पशन से ले लीजिए। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, मिनिमम स्टॉक अगर आप हमेशा मतलब उसमें से कुछ भी कंज्यूम नहीं करते हैं, वहाँ तक लेवल मेंटेन है।
तो वहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो एवरेज की हो जाएगी, और अगर आप जीरो से कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम के बेसिस पर लिया जाएगा, ताकि हमारा प्रोडक्शन बंद ना होने पाए। अब सवाल ये उठता है, अभी हम लोग आगे चल के उस पर क्वेश्चन करेंगे, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता। अब हमने कहा कि भाई सामान ले आओ, किसी को ऑर्डर दिया, तो उससे पहले तो ये डिसाइड करना होगा ना कितना सामान मंगवाना है। पता चला कि हमने कहा भाई सामान ले आओ तो पूछेगा कितना, अब मन में सोच करके बता दिया कि चाहे जितना ले आओ, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि एक बार में कितनी क्वांटिटी हम मंगवाएंगे, ठीक है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी हमारी क्या होनी चाहिए, तो इसको एक तो फार्मूला दिया गया है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये है कि उतना एक बार में खरीदने पर हमारी सबसे कम कास्ट आती है। कास्ट क्या होती है, तीन चीजें होती हैं। एक तो मटेरियल की परचेज कास्ट, दूसरा उसको कैरी आउट मतलब रखने की कास्ट होती है, और तीसरी भी एक कास्ट होती है जो हम उसको ऑर्डर करते हैं, बार बार ऑर्डर करते हैं, ऑर्डरिंग कास्ट। तो तीन कास्ट का जो टोटल है किस पॉइंट पर मिनिमम आता है, इस पे एक फार्मूला डेवलप किया गया। वो हम लोग इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, तन्नेसेसरी डेरिवेशन की जरूरत यहाँ हम ज़रूरत नहीं समझते हैं उसका। अगर आप लोग चाहेंगे तो अलग से एक वीडियो बना करके डाल देंगे। तो देखिए, reorder quantity, the quantity should be where the total of carrying cost, ordering cost, it is minimum। तो जहां पर हमारी तीनों कास्ट मिला करके सबसे कम होती, फॉर दिस पर्पज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी कैलकुलेटेड। इस पर्पज के लिए जो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, इसको हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर रूट, होल अंडर रूट है 2 इंटू ए ओ। ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, एकदम दोनों कान खोल के सुनेंगे, ये एनुअल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हम कास्टिंग पढ़ रहे हैं, हम ट्रेडिंग नहीं पढ़ रहे हैं। अगर मैं कास्टिंग पढ़ रहा हूं तो एनुअल रिक्वायरमेंट का मतलब ये होगा हमारा रॉ मटेरियल से होगा। आगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आए हैं जिसमें कि उसने कहा कि इतने यूनिट की हमको ज़रूरत पड़ती है, और उतने उस एक यूनिट में कितनी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, हम फिनिश प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, हमें रिक्वायरमेंट तो रॉ मटेरियल की है, उसके बाद उस पर फिनिश गुड्स बनेगा। फिर ऑर्डरिंग कास्ट देखेंगे कि ये जो ऑर्डरिंग कास्ट है, एक ऑर्डर पर कितना खर्च करते हैं, मतलब जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो कितना खर्च करते हो। कैरिंग कास्ट है, एक यूनिट साल भर रखते हो तो उस पर कितना खर्च करते हो, ये देखना होगा। तो ये बातें आपको ढंग से समझनी है। टॉपिक बहुत बढ़िया है और ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए इसका कंसेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एनुअल रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एनुअल इट्स रिप्रेजेंट डिमांड फॉर, देखो यहाँ लिखा भी है, रॉ मटेरियल आर इनपुट फॉर अ ईयर, मतलब जितना आप इनपुट करते हो एक साल में, ठीक है। एनुअल डिमांड है, लिखा है वहां पर। कास्ट पर ऑर्डर क्या है, इट्स रिप्रेजेंट कास्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर परचेज। परचेज करने के लिए जो हम कास्ट इनकर करते हैं ऑर्डर करने में, उस कास्ट की बात कर रहे हैं। कैरिंग कास्ट क्या है, कैरिंग कास्ट इट्स रिप्रेजेंट कास्ट ऑफ कैरिंग एवरेज इन्वेंट्री ऑन एनुअल। मतलब आपको ये ध्यान रखना, एक यूनिट अगर साल भर रखे रहे तो उस पर कितना खर्च होता है। अब ये हो सकता है को रखा है, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा, इस तरीके से आता रहता है और वो पहले वाला जाता रहता है। तो ये तीन कास्ट हमको जहां पर जिस पॉइंट पर मिनिमम मिलती है वही पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके दो तरीके, एक तो हम टेबल मेथड से करते हैं और दूसरा इस फार्मूले से करते हैं। ये फार्मूला लगाने के लिए हमें ये इतनी एजम्पशन दी गई हैं। एजम्पशन अगर ये बातें अप्लाई होती हैं तभी हम ईओक्यू का फार्मूला लगाते हैं। आपको हर क्वेश्चन में नहीं लगाना, आप ये ध्यान दीजिएगा, आपको ये जानकारी होनी चाहिए
बस बाकी नॉर्मली क्वेश्चन में जो दिया होता है उसी के बेसिस पे हम लगा देंगे। अभी कैसे लगता है ध्यान, अभी आगे उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ऑर्डरिंग कास्ट पर ऑर्डर ये दिया है, एंड कैरिंग कास्ट पर यूनिट पर एनम आर नोन। तो ऑर्डरिंग कास्ट आपको पर ऑर्डर पता होना चाहिए, कैरिंग कास्ट पर यूनिट पता होना चाहिए, ये दो बातें पता होनी चाहिए। यहाँ एंटिसिपेटेड यूजेज ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स इज नोन, ये भी आपको साल भर में कितने यूनिट्स की ज़रूरत है इसका एक अनुमान आपके पास होना चाहिए। एंटीसिपेशन वर्ड दिया गया, एंटीसिपेटेड यूनिट, आपको एक अनुमान होगा, उसी बेसिस पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तीसरा, कास्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट, जो मटेरियल की कास्ट पर यूनिट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अभी आगे क्वेश्चन आएगा जहां पर कांस्टेंट नहीं है तो हमने फार्मूला नहीं लगाया है। चौथा, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव्ड इमीडिएटली, मतलब यहाँ पर लीड टाइम 0 होना चाहिए। इतनी चीजें अगर है तो हमको ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है, आप देखिए, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द निम्नलिखित सूचना, आल्सो स्टेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन ईयर। मतलब आपको क्या पता करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का पता करना है फ्रॉम द निम्नलिखित सूचना, इन सूचनाओं से। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो लिखा है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम। हम अगर फार्मूला देखें लगेगा कि नहीं, कास्ट पर ऑर्डर, कास्ट पर किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल और स्टोरेज कास्ट। अब आप ये ध्यान देना, यहाँ पर दिया गया है कास्ट पर किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल, ये 20 है। 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल का दाम दिया गया है, ठीक। फिर आगे लिखा है 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, ये क्या है, ये स्टोरेज कास्ट है। तो यही तो कैरिंग कास्ट है, जो आपकी स्टोरेज कास्ट है दैट इज कॉल्ड कैरिंग कास्ट। तो अब अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो आप इस कास्ट को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर हमको देखिए कौन कौन सी कास्ट गिवन है, यहाँ पर एक कास्ट ये है कास्ट पर ऑर्डर, और हमारे फार्मूले में क्या है, फार्मूला अगर आप ध्यान दीजिए ऊपर तो क्या लिखा है, ई ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 a s अपान सी। ए क्या है हमारा इस क्वेश्चन में, आप देखिएगा, ए हमको पता है, ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन है, ये 10,000 है, तो हम यहाँ पर आगे 10,000 लिख देते हैं। सी, ये यहाँ पर ये जो हमने एस लिखा है ये ओ है, ओ है। क्या होता है यहाँ पर, ओ है ऑर्डरिंग कास्ट, ऑर्डर कास्ट आपको पर ऑर्डर दिया गया है ₹50। फिर इसके बाद आपको कास्ट पर किलोग्राम रॉ मटेरियल दिया गया, स्टोरेज कास्ट दी गई है। तो आप इससे निकाल सकते हैं आपकी कैरिंग कास्ट क्या होगी, इज इक्वल टू ₹20 इंटू 8%, ये हो जाएगा आपका 1.6। और अब इसको वैल्यू में, इसमें फार्मूले में पुट कर दीजिए इस वैल्यू को। यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट 2 × a, एनुअल डिमांड हमारी है 10,000, इंटू ओ 50 है, सी 1.6 इज इक्वल टू, अब आप कैलकुलेटर का यूज करिए और निकालिए फटाफट से क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पर हम लोग
मटेरियल कास्ट जो है इसको 2 रुपये रखते हैं, तो ये जो हमारा रुपीज है ये हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 0.16, यहाँ पर भी 6, ये हो जाएगा हमारा 2500 यूनिट। ठीक, अब इसके बाद ये देखना है इस क्वेश्चन में कि कितना ऑर्डर एक साल में प्लेस किया। तो हमारी टोटल यूनिट कितनी है, 10,000, 1500 एक बार में ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमारा पर एनम जो ऑर्डर होगा वो 4 ऑर्डर पर एनम होगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्यूट ईओक्यू एंड टोटल वेरिएबल कास्ट फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर जो एनुअल डिमांड आपको दी गई है वो 5000 यूनिट की है। यूनिट प्राइस 20 दिया गया है। ऑर्डर कास्ट 16 दी गई है। अब आपको यहाँ पर देखिए स्टोरेज कास्ट है, इंटरेस्ट कास्ट है और ऑब्सोलेंस रेट है। अब ये 3 चीजें आपको समझनी है। पहला क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपने उठा के फार्मूले में पुट कर दिया था। यहाँ आपको ये देखना है कि जैसे जब हम यहाँ आएंगे और अपना फार्मूला लिखेंगे उसके पहले हमको क्या क्या जरूरत होती है, एनुअल डिमांड की। तो ये हमारी एनुअल डिमांड है। ये हमारी जो यूनिट प्राइस तो कहीं दिया नहीं जाता है। ये हमारी ऑर्डरिंग कास्ट है। तो अब एक बात बचती है सी। सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर हमें डिस्कस करना है। ये स्टोरेज कास्ट क्या है, इन्वेंट्री कैरी आउट करने के लिए, इन्वेंट्री जो रखते हैं उसके लिए दिया जाता है। इंटरेस्ट क्या है, आपने उसमें पैसा लगा रखा है तो जो भी पैसा लगा रखा है वो उस पर भी ब्याज तो जा ही रहा होगा। ऑब्सोलेंस रेट क्या है, 6% आपका आइटम ऑब्सोलीट हो जाने की संभावना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं तो ये स्टोरेज कास्ट आपका 2%। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आपका कितना आ रहा है, 12%। ऑब्सोलेंस रेट, ये आपका है 6%। ये तीनों को ऐड कर देंगे तो 12 6 18 2 20, 20% आपका निकल आया। इसका मतलब हुआ कि जो आपका ये खर्च है, जो कैरिंग आउट कास्ट है, वो यूनिट प्राइस का 20% होगी। तो यहाँ पर हम कैरिंग आउट कास्ट अपनी निकाल सकते हैं। C इज इक्वल टू 20 इंटू 20% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 रुपये। अब ये 4 रुपये निकल आया। तो अब आपको क्या निकालना था, देखिए ऊपर लिखा है कंप्यूट ईओक्यू एंड टोटल वेरिएबल कास्ट फॉर द फॉलोइंग। तो हमें ईओक्यू निकालना है और वेरिएबल कास्ट निकालना है। तो ईओक्यू का फार्मूला हमने क्या लिखा था, वहाँ क्या पढ़ा था, वही यहाँ यूज करते हैं। ई ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 AO अपान C। तो ये हम सब निकाल चुके हैं। तो आगे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू ए, एनुअल डिमांड हमारी कितनी है,
एनुअल डिमांड हमारी 5000 यूनिट है और ऑर्डरिंग कास्ट 16 है। यहाँ पर हम आके लिखते हैं कि 5000 यूनिट, 5000 और ऑर्डरिंग कास्ट हमारा 16 है और कैरिंग कास्ट हमारी पर एनम कितनी आ रही है, 4 रुपये। इसको सॉल्व करिए, आंसर देखिए कितना आ रहा है। तो यूनिट, ये एक बार में जो आप ऑर्डर करेंगे वो 200 यूनिट करेंगे। निकालते हैं इस पे टोटल कास्ट। टोटल कास्ट में आपकी एक है परचेज कास्ट, परचेज कास्ट में कितना खरीदा, 5000 यूनिट एट रेट रुपीज कितना है, 20 रुपये। ये हो जाएगा 1 लाख। कास्ट, कैरिंग कास्ट कितनी होगी हमारी, हमारा एवरेज इन्वेंट्री नहीं, हमारी इन्वेंट्री 2200 यूनिट है, तो एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, और एक इन्वेंट्री को कैरी आउट करने में कितना खर्च होता है, 4 रुपये। तो आप ये निकालिए कितना हो जाएगा, 400। फिर इसके बाद हमारी परचेज कास्ट हो गई, कैरिंग कास्ट हो गई, अगली कौन सी कास्ट है, ऑर्डरिंग कास्ट। तो साल भर में हम कितने ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये आपका एनुअल डिमांड है 5000, 200 एक बार में करते हैं, डिवाइड करेंगे 25 ऑर्डर, और एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कास्ट क्या है, 16 रुपये। इसको अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा। दोनों का टोटल करेंगे 1,00,100। तो ये हमारा ऑर्डरिंग कास्ट आ गया, टोटल कास्ट आ गया। टोटल कास्ट कितना हो गया, 1,08,000। अब हमें फिर अगला इसी में दूसरा नंबर पे दिया गया, डिटरमाइन द टोटल कास्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम ऑफ न्यू प्राइस 12.80। अगर कह रहे हैं कि इसका जो आइटम का प्राइस है वो 12 रुपये 80 पैसे है, मतलब ये बाकी चीजें सेम हैं लेकिन इसका प्राइस बदल गया है, किसका, इस 20 रुपये का, 20 रुपये के बजाय ये 12 रुपये 80 पैसे हो गए, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर हम पहले निकाल लेते हैं, 0.2 पहले लिखते हैं, 0.2। पहले हम निकाल लेते हैं कैरिंग कास्ट। कैरिंग कास्ट कितना हो जाएगा, 12 रुपये 80 पैसे इंटू यही 20% जो यहाँ पर लगाया था, इसका आप 20% निकालिए, कितना होता है, 12.8 इंटू 20%, 2.56 इज इक्वल टू 2.56, इतने रुपए हो गए। अब हम इसको ईओक्यू में रखेंगे, 2 इंटू 5000 इन 5000 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2.56। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए कितनी वैल्यू निकल करके आ रही है, दिस इज इक्वल टू
यूनिट। इसकी टोटल कास्ट निकालते हैं। सबसे पहले परचेज कास्ट, परचेज कास्ट इज इक्वल टू कितना है 5000 यूनिट इंटू 12.80 64,000 फिर कैरिंग कास्ट 250, फिर इसका एवरेज लेंगे जितनी इन्वेंट्री होती है इनटू क्या निकला था 2.56 250 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.56 320। फिर इसके बाद ऑर्डरिंग कास्ट पे आते हैं। $5,000 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 16, ये निकालते हैं 5,000 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 2.56 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 320। ये आ जाएगा आपका 64,640। ये आपकी टोटल कास्ट आ जाएगी दूसरे वाले में, अगर आपने 12 रुपये 80 पैसे उसका दाम लिया हुआ है तो यहाँ पर आप देखिए 320 कैरिंग कास्ट भी 320 है और ऑर्डरिंग कास्ट भी 320 है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी कैरिंग कास्ट कितनी है, देखिए 400 है, और इस ये भी दूसरी वाली भी कास्ट आपकी जो ऑर्डरिंग कास्ट भी 400 है। तो ये जो दोनों कास्ट है ये सदैव अगर आप ईओक्यू के में डिसाइड किए हैं फार्मूले से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो ये दोनों कास्ट सदैव सेम होती है। अगर ये सेम नहीं आ रही है तो चेक कर लीजिएगा कि कहीं ना कोई गलती ज़रूर हुई है। इसलिए ये आप थोड़ा ढंग से देख लेंगे। और हम लोगों ने फार्मूले से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लिया है। आगे जो टेबल से कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही समय है, धन्यवाद।